अभी तक के 3 मुकाबले खत्म हो चुके हैं। इस समय टॉप 3 में ताइकिंग सेक्ट, मोयन सेक्ट और हेवन एंड अर्थ जस्टिस सेक्ट अपनी जगह बनाए हुए हैं। अगले 3 दिनों में आखिरी 3 चुनौतियां इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना देंगी। जज एल्डर ने वहां मौजूद सभी लोगों पर एक नजर डाली, बस यूं ही हाथ हिलाया और फिर पैर पटकते हुए वहां से निकल लिए। दोनों बूढ़े गेट कीपरों ने भी इन जू का इस्तेमाल करके बॉर्डर का गेट बंद किया और गायब हो गए। युद्ध के मैदान के आसपास लोग आज की जंग की बातें बड़े जोश में कर रहे थे और खुशी खुशी वहां से जा रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार मो सेजोंग और जियान शेनजोंग के लोगों की ओर जा रही थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था कि वे ये देखना चाहते थे कि क्या रास्ते में उभरे ये 2 ब्लैक हॉर्स तीनों बड़े सेक्ट्स की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। दर्शक मंच के सबसे ऊंचे पॉइंट पर जुओ फान का चेहरा गंभीर था। उसकी नजरें नीचे ताइकिंग सेक्ट की ओर थीं, जहां वो ये लिन की शक्ल को गौर से देख रहा था। ये लिन को भी जैसे कुछ महसूस हुआ। वो मुड़ा, हल्के से मुस्कुराया, उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बस उसकी होंठों की शक्ल से साफ था कि वो 5 शब्द कह रहा था। 3 दिन बाद मिलते हैं। फिर वो भी ताइकिंग सेक्ट के साथ वहां से चला गया। जुओ फान ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगा। असल में मोसे जोंग का यहाँ तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब ऊपर की ओर चुनौती देने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये लिन, ये प्रतिद्वंद्वी भी बड़ा अजीब था। उसके पीछे था बर्निंग हेवनली ड्रैगन एंसेस्टर, जो एक सेक्रेट बीस्ट था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी कीमिया की कला जुओ फान से कम नहीं थी। आखिरकार वो एक सेक्रेट बीस्ट का वारिस था। यहाँ तक कि सेंचुरी में भी वो एक मॉन्स्टर ही कहलाएगा। इस छोटे से मॉन्स्टर से लड़ना, भले ही जुओ फान कितना भी शानदार क्यों न हो, जीत की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन न जाने क्यों, शायद उनके अंदर मौजूद सेक्रेट बीस्ट की ऊर्जा का कोई तालमेल था। जुओ फान के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। इस लड़के के साथ जंग करना जैसे अनिवार्य था। अगर वो आज पीछे हट गया तो उसके दिल में हमेशा एक मलाल रहेगा। सेक्रेट बीस्ट की शक्ति पाने वाले इन 2 लोगों को ये तय करना ही होगा कि कौन उस चोटी के सबसे करीब है। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी और जुओ फान की आंखों में एक ऐसी जंगी भावना चमकी जो बहुत कम देखने को मिलती है। उसका पूरा खून उबलने लगा, जैसे कोई जंगली उत्साह जाग उठा हो। ये शायद वैसा ही दृश्य था जब 2 जंगली जानवर एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे कोई नियति और दुश्मनी का मेल। क्या भाई झू को भी डर लगता है? अचानक एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। झू फैन चौंक गया और मुड़कर देखा तो वेन ताओ खड़ा था, जो न जाने कब उसके पास आ गया था। वो उसे गौर से देख रहा था और धीरे से बोला। बिना सोचे झू फैन ने अजीब सा मुंह बनाया और बोला, तुम्हारी कौन सी आंख ने मुझे डरते देखा? थोड़ा रुककर वेन ताओ ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर हल्के से हंस पड़ा। माफ करना, मैंने बस देखा कि भाई झू का बदन हल्का सा कांप रहा था, तो मुझे लगा कि तुम ताइकिंग सेक्ट के उस छोटे मॉन्स्टर से डर गए हो। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि भाई झू डरे नहीं हैं, बल्कि उत्साहित हैं। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा है। नतीजा चाहे जो हो, किसी मास्टर के साथ पूरी ताकत से लड़ना जिंदगी का एक सुख है और अपनी समझ को भी बहुत फायदा होता है। हमारी तरह नहीं, जो शायद यहीं तक रुक जाएं। आहा, मैं तो अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। झू फैन ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी और बोला, तुम तो 3 बड़े सेक्ट्स में से एक के लीडर हो। पर्सनल जंग में तो तुम्हें हाय, तुमने कुछ पूछा क्यों नहीं? भले ही तुमने उस वक्त रहम किया, लेकिन हमारी आत्मा को तुमने झकझोर दिया था। भले ही कोई बढ़िया दवाई हो, लेकिन ठीक होने में शायद 1.5 साल लग जाए। वेन ताओ ने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी कड़वाहट थी, जैसे वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। झू फैन को सब समझ आ गया। वे भी आखिरी 3 चैलेंज तक पहुंचे थे, लेकिन तीनों सेक्ट्स की टीम जंग में उन्होंने सब कुछ झोंक दिया और खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। अब उनके पास पर्सनल जंग में चुनौती देने की ताकत नहीं बची थी। उनकी शानदार ताकत को देखकर साफ था कि उन्होंने तीनों सेक्ट्स में से किसी एक को हटाने की पूरी तैयारी की थी। लेकिन अब बिना लड़े ही उन्हें पीछे हटना पड़ रहा था और वे इस बात से खुश नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने तीनों सेक्ट्स की टीम जंग में अपनी ताकत को बचाकर नहीं रखा, बल्कि चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार थे। जब लक्ष्य और सिद्धांतों में टकराव हुआ तो उन्होंने अपनी तलवारें थाम लीं, जो वाकई काबिले तारीफ था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए झू फैन ने आ भरी और बोला, तुम्हारा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट कितना अफसोसनाक है। हा हा हा, कोई अफसोस नहीं। आखिरकार हम हारे तो निष्पक्ष और ईमानदारी से। हार गए तो क्या हमारी ताकत ही कम थी? वेन ताओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। फिर झू फैन को गहरी नजरों से देखा और गंभीरता से बोला, भाई झू, आखिरी 3 सेक्ट्स पिछले हजारों सालों से शिज़ोऊ में अडिग खड़े हैं। उन्हें हिलाना नामुमकिन है। अब तुम पर निर्भर है। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पास बस इसलिए आया कि तुम्हें हौसला दूं। ये लिन की ताकत से पीछे मत हटना। आज तुम एक कदम पीछे हटे तो भविष्य में अपने लक्ष्य से कई कदम दूर हो जाओगे। इस कल्टीवेशन के रास्ते पर एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वेन ताओ की सच्ची आंखों को गौर से देखते हुए झू फैन ने हल्के से हंसकर बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया। हाय, ये सब तो भाई झू मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो बस बकबक कर रहा हूँ, शायद ये सब फालतू है। वेन ताओ ने बेफिक्री से हाथ हिलाया। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और फिर खुशी खुशी वहां से चला गया।
उसके नरम और शालीन पीठ को धीरे धीरे गायब होते देख झू फैन ने भी हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे साफ पता था कि वेन ताओ को ये लिन के चैलेंज के बारे में मालूम था और वो उसे हौसला देने आया था। भले ही ये थोड़ा फालतू था, लेकिन झू फैन के दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। हालांकि ये कदम ये भी दिखाता था कि वेन ताओ को उसकी जीत पर भरोसा नहीं था। वुश! लेकिन तभी एक परछाई अचानक झू फैन के शरीर के पास से गुजरी। उसने कुछ समझ पाने से पहले ही उसे पूरा उठा लिया और उसे जरा भी प्रतिरोध करने का मौका नहीं मिला। जब वो शख्स रुका और उसे उसकी दिशा में घुमाया तो झू फैन को पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि शिज़ोऊ का पहला शख्स डैन किंगशेंग था। लेकिन इस वक्त उसका चेहरा बहुत उदास था और गुस्से से भरा हुआ था। बिना सोचे झू फैन के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। ये क्या हो गया? कहीं ये तो नहीं कि उस गुफा में कोई डिवाइन सैनिक नहीं मिला और उसे पता चल गया कि ये काम मेरा था और अब वो मुझसे बदला लेने आया है। डैन किंगशेंग के उस दृश्य को याद करते हुए जब उसने उसे मुर्गी की तरह उठा लिया था, झू फैन का दिल डर से कांप उठा। इस शख्स की ताकत के सामने उसे मारना मुर्गी मारने जितना आसान था। अब क्या करूं, क्या करूं? झू फैन का दिल घबरा रहा था, लेकिन चेहरा शांत रखा। उसने मासूमियत से पूछा, सीनियर आप फिर से मुझे यहाँ क्यों ले आए? पहले तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ जंगल और घास थी, बिल्कुल शांत जगह जो कत्ल और लूटपाट के लिए परफेक्ट थी। झू फैन और घबरा गया। उसका चेहरा सिकुड़ा और हंसते हुए बोला, सीनियर आपका क्या इरादा है? मुझे इस तरह यहाँ क्यों खींच लाए? मैंने कहाँ आपका अपमान किया? तुमने मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि उन दो बूढ़ों ने किया जिन्होंने एक एन्चांटमेंट का गेट तक सील कर दिया। डैन किंगशेंग गुस्से में चिल्लाया, लेकिन आखिर में बेबसी से सिर हिलाया। ये सुनकर झू फैन की आंखें चमकी। उसने राहत की सांस ली और दिल ढीला पड़ा। उसे समझ आ गया कि उसका राज खुला नहीं था तो मामला आसान था। तो झू फैन ने फिर सावधानी से टटोला और बोला, सीनियर क्या हुआ? कौन सा गेट बंद हुआ? वो होली स्पिरिट माइन के एन्चांटमेंट का गेट। डैन किंगशेंग चिल्लाया, फिर बेबसी से सिर हिलाया। हर शुएंगलोंग मीटिंग में टीम बैटल का मैदान होली स्पिरिट माइन के एन्चांटमेंट में रखा जाता है, क्योंकि वहां पर्याप्त आभा होती है जिससे शिष्य अपनी ताकत रिचार्ज कर सकते हैं और पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। लेकिन सावधानी के लिए होली स्पिरिट माइन के बाद वो दो बूढ़े तुरंत वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए होली स्पिरिट माइन के एन्चांटमेंट में दो रास्ते हैं, एक मैदान पर है और दूसरा शुआंगजुन के पास। पहले मैंने सोचा था कि जब शुआंगजुन की नजरें ज्यूजोंग पर होंगी तब मैं टोंगटिन पवेलियन से चुपके से अंदर जाऊंगा और ऑप्टिमस स्वॉर्ड चुरा लूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि टोंगटिन पवेलियन का रास्ता उन दोनों ने सील कर दिया है। अब सिर्फ मैदान वाला रास्ता बचा है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग हैं और अगर मैं वहां एन्चांटमेंट का गेट खोलूंगा तो शुआंगजुन को जरूर पता चल जाएगा और सब कुछ खुल जाएगा। उस वक्त ऑप्टिमस स्वॉर्ड ले जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके लंबे आहें भरते हुए चेहरे को देखकर झू फैन को सब समझ आ गया और उसका दिल और हल्का हो गया। तो ये बूढ़ा तो एन्चांटमेंट में घुसा भी नहीं और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अब तो पूरी तरह चैन आ गया। ऐसा सोचकर झू फैन मन ही मन हंसा, लेकिन चेहरे पर शक जताते हुए बोला, सीनियर अगर ऐसा है तो आप अंदर जाकर क्या करना चाहते हैं और मुझे अचानक क्यों उठा लाए? मैंने तो किसी को आपके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं तो इतना अच्छा हूँ जैसे तारे चमक रहे हों, सूरज चांद मेरे लिए लड़ रहे हों। सबको इंतजार है कि मैं 3 दिन बाद चमकूं। अगर आपने मुझे कुछ किया तो क्या ये चौंकाने वाला नहीं होगा? बस करो, अपने मुंह पर इतना सोना मत चढ़ाओ। मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। झू फैन अभी अपनी तारीफ पूरी भी नहीं कर पाया था कि डैन किंगशेंग ने बेसब्री से हाथ हिलाकर उसे रोक दिया और फिर उसकी आंखें सिकुड़ी और गंभीरता से बोला, लड़के जब एन्चांटमेंट का गेट खुलता है वो शुआंगलोंग मीटिंग के दौरान होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो दोनों बूढ़े एन्चांटमेंट को पूरी तरह सील कर देते हैं। जब तक वो खुद इसे अनसील नहीं करते, शुआंगलोंग कोर्टयार्ड में कोई भी दोबारा अंदर नहीं जा सकता। अब देखो, शुआंगलोंग मीटिंग खत्म होने वाली है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तुम मुझे उस मैदान के गेट से चुपके से और खुलेआम अंदर ले जाओ। अचानक झू फैन ने जल्दी से हाथ हिलाया और मना किया, नहीं, मैं आपको कैसे अंदर ले जा सकता हूँ? आपकी तो उम्र हो चुकी है और आप हमारे शिष्यों जैसे दिखते भी नहीं। भले ही आप ये रोंगदान खा लें, लेकिन आपकी बूढ़ी हड्डियों की आभा को नहीं छिपा सकते। अरे तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। डैन किंगशेंग हंस पड़ा और बोला, मैंने पहले ही सोच लिया था ये मुमकिन नहीं। उन दोनों बूढ़ों की नजरें बहुत तेज हैं, बस शक्ल बदलने से उन्हें धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारी आभा से वो जान जाएंगे कि तुम कौन हो। इसलिए मेरा मतलब था कि तुम्हारी स्पेस रिंग को उधार लूं और उसमें मुझे अंदर ले जाओ। क्या? अचानक झू फैन ने जल्दी से हाथ हिलाया और मना किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी रिंग में सिर्फ निर्जीव चीजें रखी जा सकती हैं, जीवित चीजें बिल्कुल नहीं। और अगर आप मुझे जीवित चीजों वाली रिंग दे भी दें तो लोग शक करेंगे कि मैंने दूसरी स्टोरेज रिंग क्यों ली। देर सवेर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। झू फैन का सिर डमरू की तरह हिल रहा था। वो इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। अरे बाप रे, इस बूढ़े के लिए स्थलाकृतिक मानचित्र बनाना तो ठीक था। आखिरकार वो एक निर्जीव चीज थी।
अगर शुअंग्योंग कोर्टयार्ड के लोगों को वो मिल भी जाता तो वो झू फैन तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो डैन किंगशेंग को पकड़कर उसका नाम न ले। लेकिन शिजोऊ का पहला शख्स इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा क्या? वो तो सीधे गंदगी में जा सकता है। इसलिए झू फैन ने उस वक्त उसकी मदद की थी ताकि उसे जल्दी से भेज दे और ये न छुपे कि उसने एक डिवाइन सैनिक छिपाया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। सबकी नजरों के सामने शुअंग्योंग कोर्टयार्ड के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे संदिग्ध को अंदर ले जाना। अगर पकड़ा गया तो चोरी और लूट का सबूत मिल जाएगा और फिर बचकर निकलना नामुमकिन था। इसमें शामिल जोखिम कोई जायज नहीं ठहरा सकता। इसलिए झुओ फैन ने साफ साफ रिश्ता समझ लिया। इस बूढ़े को जितना दूर लात मार सकते हो उतना दूर मारो ताकि कभी कोई मुसीबत ना आए। लड़के, एक लीडर होने के नाते भले ही ये निचले 3 सेक्ट्स में से एक हो, तुम्हारी स्टोरेज रिंग इतनी घटिया कैसे हो सकती है? तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो जो तुम्हारी भूत की बातों पर यकीन कर लेगा? डैन किंगशिंग ने ठंडी हंसी हंसी, जैसे उसने झुओ फैन के मन की बात एक झटके में पढ़ ली हो, और ताने मारते हुए बोला, खुद को अलग रखना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। झुओ फैन ने होठ बिचकाए बेबसी से हंसा, सीनियर, आपको नहीं पता, मैं जोंगमेन में एक साधारण नौकर हूँ। बीस्ट सेक्ट को कंट्रोल करने वाला भालू अच्छा है, वो हमारे जोंगमेन का एलीट है। मुझे तो बस इसलिए चुना गया क्योंकि हमारे नौकरों के कमरे में और कोई चारा नहीं था। सोचिए, हम नौकरों के पास क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं। हो नौकरों का एक गिरोह जिसने मिडिल 3 सेक्ट्स और निचले 3 सेक्ट्स के एलीट डिसाइपल्स को धूल चटा दी। ये बात अगर फैल जाए तो उन सेक्ट्स के डिसाइपल्स को जीने लायक छोड़ोगे? डान किंगशेंग ने हंसते हुए कहा। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और वो गुस्से से बोला, लड़के, तुम पहले ही मेर चोरों के जहाज पर चढ़ चुके हो, तो आज मदद करो या ना करो, तुम्हें करना ही होगा। अगर तुमने मदद की और मुझे डिवाइन सॉर्ड मिल गया तो मेन एज बात जाऊंगा और तुम्हें जरा भी नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अगर तुमने मदद नहीं की और मेन फिर भी डिवाइन सॉर्ड चुरा लिया तो मेन तुम्हारा बनाया हुआ रोड मैप सबके सामने खोल दूंगा, सबके सामने तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। हा हा हा। फिर तो डान किंगशेंग ने एक शैतानी हंसी हंसी। झुओ फैन ने गाल फुलाया, थोड़ी देर सोचा और आखिर में एक लंबी सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं, सचमुच चोरों के जहाज पर चढ़ गया हूं। हा हा हा, ठीक कहा, मेरी गिफ्ट इतनी आसानी से कोई नहीं ले सकता। डान किंगशेंग ने जोर से हंसते हुए खुशी जताई। झुओ फैन की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। उसने थोड़ा सोचा और फिर चिंता से बोला, सीनियर, अगर मैं आपको अंदर ले भी जाऊं तो आपको बाहर कैसे निकलूंगा? इस बार का प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण नहीं है। मेरे पास ना तो इतना वक्त है, ना ही इतनी ताकत की मेन उन्हें खेला सकून। हर जगह निगरानी के अरेज हैं। आपकी शक्ल जैसे ही दिखेगी खुल जाएगी। हाय हाय, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पिछली चाल से प्रेरणा लेकर मैंने एक तरीका सोच लिया है। हम ऐसा करेंगे, तुम उन लोगों के साथ पूरी ताकत से लड़ो और फिर मौके की तलाश में उस गड़बड़ में अपनी रिंग को किसी एरे के अंधे कोने में फेंक दो। फिर तुम उन्हें दूर ले जाओ। जब सबकी नजरें तुम पर होंगी, मैं चुपके से निकल जाऊंगा और होली स्पिरिट माइन की ओर चला जाऊंगा। गॉड को भी नहीं पता, भूत को भी नहीं। झुओ फैन की भौहें थोड़ा और सिकुड़ी। उसने सोचा और सिर हिलाया। ये वही चाल थी जो उसने पिछली बार इस्तेमाल की थी, लेकिन चूंकि पिछली बार किसी को शक नहीं हुआ तो ये चाल फिर से काम कर सकती थी। लेकिन अचानक झुओ फैन की भौहें फिर सिकुड़ी। उसका चेहरा परेशान हो गया। अरे सीनियर, आपको तो पता है मैंने यान मो को हराया था। जूजोंग के जीनियस डिसिपल्स को संभालना आसान है, लेकिन एक है, तुम ये लिन की बात कर रहे हो? डान किंगशिंग ने भौं उठाई, जैसे उसे पता था कि झुओ फैन क्या सोच रहा है। झुओ फैन ने हल्के से सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, सीनियर, आप जानते हैं ये लिन वाकई मेरी उम्मीदों से कहीं आगे है। मेरे पास उसका कोई तोड़ नहीं। अगर मैंने रिंग बहुत जल्दी फेंक दी और शुआंगजुन की नजरें अंधी नहीं है तो इसलिए मुझे ये लिन का सामना करने का एक ठोस कारण चाहिए ताकि मैं रिंग फेंक सकूं। अच्छा लड़का, तुमने बहाना भी सोच लिया, वाकई बहुत चालाक हो। डैन किंगशिंग ने तारीफ में तालियां बजाईं। असल में जंग की शुरुआत में उसे भी समझ आ गया था कि इस शुआंगलोंग कोर्टयार्ड में शुआंगलोंग सुप्रीम की धार्मिक नजरों से कोई छोटी मोटी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन उसे यह भी पता था कि रिंग फेंकने जैसी अजीब हरकत भले ही सुप्रीम को शक हो, वो जल्दी से डिसिपल्स की जंग को रोककर हालात की जांच नहीं करेंगे। सिर्फ तब जब ऑप्टिमस वॉर्ड की चोरी का मामला खुलेगा तब वो इस बात पर गौर करेंगे। लेकिन तब तक डैन किंगशिंग भाग चुका होगा और सिर्फ जुओ फान पीछे रह जाएगा। तो जंग की शुरुआत में डैन किंगशिंग ने सिर्फ ये सोचा था कि तलवार कैसे चुरानी है और भागना है, न कि जुओ फान जैसे मोहरे का भविष्य क्या होगा। लेकिन लोग उसके लिए ना सोचें, जुओ फान को अपने लिए तो सोचना ही था। और डैन किंगशिंग को जो बात सचमुच हैरान करती थी वो ये थी कि इतने कम वक्त में उसने पहले से ही योजना बना ली थी। वाकई वो एक सुपर चालाक शख्स था। वैसे दोनों को अपनी अपनी योजनाएं पता थीं, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं बोले, बस चुपके से समझ गए। डैन किंगशिंग को थोड़ी शर्मिंदगी और ग्लानि हुई। आखिरकार जुओ फान ने अनुमान लगा लिया था कि वो नदी पार करके पुल तोड़ने वाला है। उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई तो शायद इस शर्मिंदगी को कम करने के लिए या जुओ फान जैसे चालाक भूत को शांत करने के लिए, ताकि उसकी योजना खराब ना हो।
डैन किंगशेंग ने गहरी भौहें सिकोड़कर जुओ फान के लिए उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत का विश्लेषण शुरू किया। ये लिन, इस लड़के ने अपनी ताकत छिपाई नहीं है और उसकी ताकत तुमसे कम नहीं है और उसकी ताकत तुमसे कम नहीं, बस उसने अभी तक पूरी ताकत नहीं दिखाई। मैं ये नहीं बता सकता कि उसकी असली ताकत कितनी है। क्या तुम उससे लड़ सकते हो? सिर्फ उसकी गोल्डन फ्लेम थोड़ी अजीब है, उसका ध्यान रखना। उस गोल्डन फ्लेम का तो मैंने तोड़ सोच लिया है, लेकिन एक और समस्या है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। वो है उसकी आत्मा। जुओ फान की भौहें हल्की सी हिली और वो गंभीरता से बोला, मुझे लगता है कि उसकी आत्मा भी ड्रैगन सोल होगी। जब दो तियानलोंग सोल्स टकराएंगी तो उसका मुकाबला कैसे करना है, मुझे सचमुच कोई अंदाजा नहीं। सीनियर, आपने तियानलोंग सोल को कई सालों तक संभाला है, आपका अनुभव ज्यादा है, कृपया मुझे कुछ सिखाएं। क्या वो भी तियानलोंग सोल है? तुम्हें कैसे पता? डैन किंगशिंग हैरान हो गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो गहरी सोच में डूब गया। उसे कभी नहीं लगा था कि जीजो इतनी खास जगह है कि यहाँ एक और ड्रैगन सोल मिलेगा। जुओ फान ने पूरी यकीन के साथ सिर हिलाया और मना नहीं किया। बर्निंग ड्रैगन का वारिस, उसकी आत्मा ड्रैगन सोल ही होगी। और क्या, वैसे भी वो अपने ही परिवार का है और उसकी आत्मा भी वैसी ही होगी, है ना? जुओ फान ने उसकी आत्मा को कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी विरासत से उसने अनुमान लगा लिया था कि कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन इससे उसका दिल और भारी हो गया। तियानलोंग सोल को लोंगजू से बेहतर कौन समझ सकता है? अगर दो तियानलोंग सोल्स टकराएं तो ये लड़का, जिसे मास्टर की सिखलाई नहीं मिली, वो जरूर उससे ज्यादा सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा। उस वक्त चाहे आत्मा की ताकत हो या शरीर की ताकत, ये पूरी तरह से बिना वापसी की जंग होगी और हारना तय है। डैन किंगशेंग को गहरी नजरों से देखते हुए जुओ फान ने जीत की सारी उम्मीदें इस अनुभवी बूढ़े सीनियर की सलाह पर टिका दी। भले ही वो लोंगजू की तुलना में अनुभव में बहुत पीछे हो, लेकिन कुछ न होने से तो चैट करना ही बेहतर है। इसलिए उसने सम्मान से कहा, सीनियर, इस लड़के के पीछे का मास्टर बहुत शानदार है और उसे ड्रैगन सोल की पूरी समझ है। ये लड़का ड्रैगन सोल का इस्तेमाल करने में बहुत कुशल होगा। कृपया सीनियर मुझे एक दो बातें सिखाएं, कम से कम इतना कि मैं उसके साथ बराबरी कर सकूं। वरना उस वक्त अगर वो मुझे 3-4 झटकों में हरा देगा तो मेरे पास रिंग फेंकने का भी वक्त नहीं होगा। फिर आपकी योजना तो पानी में चली जाएगी। ठीक है, इस बात को लेकर मुझे धमकी मत दो। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। चूंकि तुम मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। डैन किंगशिंग ने भौहें सिकोड़कर गंभीरता से सोचा और अचानक बोला, जुओ फान, तुम्हें केंडो के बारे में पता है? जुओ फान ने थोड़ा सोचा, लेकिन हल्के से सिर हिलाया। बस थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं।